हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी कंटेंट के 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स देखने के बाद आपसे ये बोला जाए कि बचे हुए फर्दर कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा या किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर करता है, मैग्नेट ब्रेन्स इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आप लोगों तक सारा का सारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में बढ़िया कर सकें मगर साथ ही साथ अपने लाइफ्स में, अपने करियर्स में भी आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है और मैग्नेट ब्रेन्स इंश्योर करता रहेगा कि आप लोगों तक हमेशा क्वालिटी कंटेंट इसी तरीके से एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता रहे। चलें तो इसी नोट पर हम लोग अपना जो आज का सेशन है उसको शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशंस में हिस्ट्री क्लास 12 उसकी हमारी तीसरी किताब और उसका जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी। पार्टीशन कैसे हुआ, किस तरीके से जो है पार्टीशन के पीछे क्या क्या कंसिक्वेंसेस रहे, पार्टीशन के वक्त में क्या हुआ, काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में देखा। रिलीजन को लेकर किस तरीके की आइडेंटिटीज़ वगैरह जो हैं बनाई गई, किस तरीके की पॉलिटिक्स हुई, सारी बातें हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी थी। आज का जो सेशन रहेगा हम लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो बातचीत हमने करी थी उसके ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे 2 बातें होंगी। एक तो हमें ये समझ में आएगा कि हम लोग कितना रिकॉल कर पा रहे हैं उस चैप्टर को जो हमने पढ़ा था। दूसरा ये कि इसमें से हमको ये समझ में आएगा कि कितना जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, हमारे कंसेप्ट में कितनी क्लैरिटी आई है। ये बात भी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर की मदद से, इस पर्टिकुलर सेशन की मदद से जो है कर पाएंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन। जिन लोगों को नहीं पता लखनऊ पैक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट हुआ था लखनऊ में। अब किस साल हुआ था वो तो भी हम लोग देखेंगे, मगर उस पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों साथ में इकट्ठा आएंगी और वो साथ में जाकर अंग्रेज़ों को या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स वगैरह रखेंगी। इसके तहत हुआ ये था कि कांग्रेस वालों ने मुस्लिम लीग के जो सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड है उसको मान लिया था, जिसको एक बहुत बड़ी भूल माना गया और बाद में इसी के तहत जो है फिर ऐसा माना गया कि यहाँ से मुस्लिम लीग को जो है एक तरीके की वैलिडिटी मिल गई और उस चीज़ ने हमको आगे नुकसान दिया। खैर ये सारी चीज़ें लखनऊ में हुई थी। कांग्रेस का जो सत्र हुआ था 1916 में वहाँ पे, तो 1916 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट हुआ था। कांग्रेस का जो आपका 1916 का लखनऊ सेशन था उसमें उसको एंडोर्स किया गया था और इस पैक्ट को लखनऊ पैक्ट के नाम से माना जाता है, इस पैक्ट को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। अगला देखते हैं। A separate electorate was given to Muslims in। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रेट कौन से साल में दिया गया था? ऑप्शन है 1892, 1909, 1919 और 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1909 में मुसलमानों को आपका जो सेपरेट इलेक्ट्रेट है वो दिया गया था। सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या होता है वो मैं आपको पहली डिटेल में बता चुका हूँ, एक बार फिर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि कहीं पर भी अगर वोटिंग करवाई जाती है तो वोटिंग के लिए कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। जैसे पूरे के पूरे भारत की बात कर लें तो 545 आपकी लोकसभा सीट्स हैं, उनके लिए इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उनके लिए आपको पूरे के पूरे देश को अलग अलग टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना पड़ता है। अब वहाँ पे जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना है वो लोग अपनी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ से वो लड़ना चाहते हैं अपना फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में चुनाव प्रचार होता है, फिर वोटिंग होती है और उसके बाद में कोई बंदा जीत कर आता है। सपोज कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पर वोटिंग होनी है और इस कंस्टिट्यूएंसी को आपने सेपरेट इलेक्ट्रेट डिक्लेयर कर दिया, तो फिर जिस पर्टिकुलर रिलीजन या जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का सेपरेट इलेक्ट्रेट डिक्लेयर किया है सिर्फ उसी का बंदा यहाँ पे खड़ा हो सकता है और सिर्फ उसी का बंदा जो है यहाँ पे वोट डाल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ना कोई इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, ना कोई यहाँ पे रहने वाला वोटर जो है उसमें वोटिंग कर सकता है। ये सेपरेट इलेक्ट्रेट का कंसेप्ट है और ये 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत लाया गया था या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसको कहते हैं, पॉपुलरली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। उसके तहत इसको लाया गया था और 1909 में मुसलमानों को पहली बार सेपरेट इलेक्ट्रेट दिए गए थे, जो बाद में 1919 में बढ़ाए गए थे। 1935 में फिर इसके अलावा और भी कई सारी कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्ट्रेट मिले थे और काफी सारी चीजें हुई थी। अच्छा, इसमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के में जो ये सेकंड नाम, इसमें जो मॉर्ले नाम आ रहा है, मॉर्ले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था और मिंटो या लॉर्ड मिंटो जो हुआ करते थे वो हिंदुस्तान के वाइसरॉय हुआ करते थे। क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रेट को भारत के विभाजन का, हिंदुस्तान के पार्टीशन का या हिंदुस्तान के को तोड़ने का या फिर यूं कहूं कि हिंदुस्तान के 2 हिस्सों को काट कर अलग करने का जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए आपका जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे, इनको कई बार फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, यानी कि
भारत में सांप्रदायिकता के जो जनक हैं या उसके जो पिता माने गए हैं वो आपके लॉर्ड मिंटो माने गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1909। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, मुस्लिम लीग को की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है 1906 दिसंबर के महीने में, और ये ढाका में बनाई गई थी। इसको जिसने बनाया था उसका नाम था नवाब सलीमुल्लाह। ढाका का ये नवाब हुआ करता था, अपनी नवाबी बचाने के चक्कर में इसने ये बनाई थी। बाद में खैर इसके हाथ से सब कुछ निकल गया और उत्तर प्रदेश के जो आपके नवाब और बाकी सारे बड़े बड़े आपके जो जमींदार हुआ करते थे, जो मुस्लिम एलिट्स में काउंट होते थे, उनका फिर जो है मुस्लिम लीग के ऊपर कब्जा हो गया था, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मुस्लिम लीग कब स्थापित हुई थी? 1906 या दिसंबर 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1906, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, हु वॉज नोन एज फ्रंटियर गांधी, इनमें से किसको जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? मौलाना अबुल कलाम, खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा शेख अब्दुल्ला और चौथा नवाब सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह का तो मैंने अभी आपको बताया, इसने जो है इस लड़के ने अपना मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी। तो ऐसा आदमी जो मुस्लिम लीग की स्थापना करवाएगा, कम से कम उसको तो फ्रंटियर गांधी के नाम से नहीं जाना जा सकता, या उसके नाम में तो कम से कम गांधी नहीं आ सकता। ऐसी चीज़ बनाने के लिए जिसने इस देश के टुकड़े करवा दिए, वो तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो आपका कट के अलग हो गया। शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अब्दुल कलाम। शेख अब्दुल्ला इस वक्त में किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करता था, जिस वक्त में ये सारा काम आज़ादी का चल रहा था। ये कश्मीर का जो पूरा मसला बना है उसके बाद में ये आदमी रेलेवेंट हुआ था, उसके पहले इसका कोई मैटर नहीं करता। वो दूसरी बात है कि प्राइमरी स्कूल का टीचर ये हुआ करते थे, इनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे आजकल काफ़ी पैसे वाले लोग हो गए हैं। खैर, अब बचते हैं 2 ऑप्शंस, मौलाना अबुल कलाम और खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही जवाब जो है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनके जो आपके सपोर्टर्स वगैरह थे उनको बोला जाता था खुदाई खिदमतगार, और इनकी एक बाकायदा ड्रेस होती थी जिसमें ये लोग लाल कलर की शर्ट्स पहनते थे, तो इसको कई बार इंग्लिश में रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। ये भी याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन, डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया था? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया गया था। हुआ ये था, मुस्लिम लीग ने या जिन्ना ने ये बोला था कि अब हमको, क्योंकि पाकिस्तान की हमारी डिमांड नहीं मानी जा रही, अंग्रेज़ हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए अब हम लोग जो है लड़कर पाकिस्तान लेंगे, और डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड की गई। 16 अगस्त 1946 के दिन से इसका आह्वान किया गया। उस दिन कलकत्ता में भयानक दंगे हुए और उसके बाद फिर पूरे देश में दंगे फैले, जिसमें ज़बरदस्त मारकाट हुई और उसके नतीजे में पार्टीशन हुआ। जिन्ना की ये भूख लाखों लोगों को खा गई। डायरेक्ट एक्शन डे जो है सब किया करवाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त 1946। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये पूछा गया है कि बांग्लादेश वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, बांग्लादेश कब बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 में बना था। थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे लेकर चलता हूँ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल का जो प्रोविंस है पहली बार 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्से को आप लोग कहते हैं ईस्ट बंगाल, इसको शॉर्ट में ईबी लिख दिया, और एक को बोलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो आज तक चला आ रहा है। बाद में फिर यहाँ पे इतने लड़ाई झगड़े हुए कि होते होते अल्टीमेटली 1911 में फिर से दोनों बंगालों को जोड़कर एक कर दिया गया। बाद में फिर पार्टीशन हो गया। पार्टीशन होने के बाद में यानी कि 1947 में ये जो आपका ईस्ट बंगाल का इलाका बना था, ये ईस्ट बंगाल का इलाका बन गया 1947 में ईस्ट पाकिस्तान। 1947 में ये इलाका बना ईस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद फिर ये आपका और उस तरफ जो आज का पाकिस्तान बचा हुआ उसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। बाद में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में अपने लड़ाई झगड़े हुए। 25 साल तक ये लोग साथ रहे थे। 1970-71 के गर्मियों की अगर आप बात कर लोगे तो उसमें पाकिस्तान आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में जो आज का बांग्लादेश है, जो इसके पहले आपका ईस्ट बंगाल हुआ करता था, वहाँ पर एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। और इस ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत ढाका यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुआ, हज़ारों की तादाद में लोगों को मारा गया, बड़े पैमाने पर ढाका में कत्लेआम हुआ। उसके बाद में ये जो फौज थी पाकिस्तान की, ये फौज जो है आपका बंगाल जो आपका उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसके ग्रामीण इलाकों में उतर गई और इसने बड़े लेवल पर मास स्लॉटर किया। एक अनुमान है कि 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान आर्मी के हाथों बांग्लादेश में या उस वक्त का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें मारे गए। ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल देखने के लिए नहीं मिलता कि एक देश की फौज अपने ही 30 लाख सिविलियंस की हत्या कर दे, मगर ये चीज़ हुई थी। पाकिस्तान आर्मी ने ये सारा का सारा काम किया। उसके बाद में खैर आपका सिविल वॉर शुरू हो गया, हिंदुस्तान में
काफ़ी सारे रिफ्यूजीज आने लगे, अल्टीमेटली इंडियन आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा। हम लोगों ने 3 या 4 हम लोगों का प्लान जो भी था कि इंटरवीन करेंगे, 3 तारीख को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया, इस डर के साथ में कि इंडिया हम पे हमला कर देगा। हमको मौका मिल गया है, बहाना मिल गया अल्टीमेटली इंटरवीन करने का। उसके बाद में हमने दोनों फ्रंट पर वॉर शुरू किया, एक तरफ आपका ईस्ट पाकिस्तान में और एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान में। जो बॉर्डर मूवी आपने देखी है वो लड़ाई आपका राजस्थान में हुई थी, वो आपका वेस्टर्न फ्रंट था। और ये लड़ाई यहाँ पर जो अब बाकी आपका ईस्ट पाकिस्तान में फिर लड़ाइयाँ हुई हैं, होते आते 16 दिनों में आपका 14 दिनों में आपका जो वहाँ पे ईस्टर्न आर्मी का कमांडर हुआ करता था अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, AK नियाजी, ये भाई ने फिर सरेंडर किया था। और सरेंडर करने के बाद में 90,000 सिपाहियों ने आपके हथियार डाले। पहला पब्लिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पहली बार इतने बड़े लेवल पर जो है सरेंडर हुआ था। और आप अभी तक की जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसका एकमात्र आपका पब्लिक सरेंडर है। जनरली एक फौज के सामने सरेंडर करती है, मगर वो एक प्राइवेट इवेंट होता है, मगर यहाँ पे पब्लिकली पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट कराया गया था सरेंडर करवा के। और फाइनली उसके बाद में बांग्लादेश बना था। तो 1947 का ईस्ट पाकिस्तान अल्टीमेटली 1971 में जाके आपका बांग्लादेश बना, और अभी फिलहाल जो है बांग्लादेश के रूप में सस्टेन कर रहा है। कब तक करेगा देखने वाली बात है। ये पूरी की पूरी जर्नी है जो अपने को ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर अब कोई सवाल वगैरह पूछा जाए तो बन जाना चाहिए। मगर आपके कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बांग्लादेश वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, इसका सही जवाब 1971 है। मगर इसके पीछे का इतना इतिहास अपने को पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी बिलोंग टू, इसके बारे में हमने बातचीत करी थी। यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ से बिलोंग करती थी? पंजाब से बिलोंग करती थी। पंजाब में खास तौर पे 1914-15 के बाद से या 1923 के बाद से 1947 तक ये पार्टी जो है खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। बाद में खैर ये ख़त्म हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है पंजाब इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब से बिलोंग करती। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। अब अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। पहला, जवाहरलाल नेहरू फेवर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बात तो सच है। डॉक्टर अंबेडकर वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये बात भी सच है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, ये बात भी सच है। हिंदी वॉज मेड नेशनल लैंग्वेज, ये बात गलत है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, जो सही ऑप्शन या जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी। चले अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, वाइवल प्लान, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अब अपने को ये बताना है कि अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये जो सारे के सारे इवेंट्स इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अपने को जमाना है। तो अब इसमें अगर आपको सारे नहीं भी पता हो तो कम से कम इतना तो अपने को पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट एक्शन डे है वो कैबिनेट मिशन प्लान फेल होने के बाद में हुआ था, या कैबिनेट मिशन प्लान पे जब सहमति नहीं बन पाई उसके बाद जिन्ना ने ये बकवास करी थी कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। तो इतना तो तय है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चला जाए तो 2 पहले आएगा और 3 उसके बाद होगा। वो सारे के सारे ऑप्शन देख लीजिए जिसमें 2 पहले आ रहा है और 3 उसके बाद हुआ है। तो एक तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें 2 पहले आ रहा है और 3 उसके बाद हुआ है। एक ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है और एक ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 3 ऑप्शंस अपने कट कर अलग, ये डी ऑप्शन अपना कट के अलग हो गया। अब ए, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन जो है वो अपना सही जवाब बनेगा। अब कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे और फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, इसका जो सही ऑप्शन बनता है, इसका सही ऑप्शन बनेगा ये वाला 1 2 3 4। सबसे पहले आपका वाइवल प्लान के बारे में अगर जिनको नहीं पता हो, कम से कम इतना तो पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान पहले आया था और आपका डायरेक्ट एक्शन डे उसके बाद हुआ है। डायरेक्ट एक्शन डे और सारे राइट्स वगैरह चल रहे थे, मगर इसी बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हुए। पहले आपका कांग्रेस आया था, उसके बाद में मुस्लिम लीग आई। तो अपने को ये सीक्वेंस मिल जाएगा कि 2 3 और 4 इस तरह से हुआ है। अब इसका मतलब 1 ऑप्शन जो है या तो पहले हुआ होगा या बाद में हुआ होगा। देख लीजिए कि 2 3 4 ऐसे कहाँ 2 3 4 आपको सीक्वेंस में कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 2 3 4 सीक्वेंस में आपको सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। तो उसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले अगला देख लेते हैं। तो इससे अपने को एक बात और समझ में आती है कि वाइवल प्लान सबसे पहले हुआ। वाइवल प्लान जब फेल हो गया उसके बाद में कैबिनेट मिशन प्लान बुलाया गया। कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया तो उसके बाद में डायरेक्ट एक्शन डे का नाटक हुआ। इसमें रायट्स हुए, मगर इसी बीच में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें पहले कांग्रेस और उसके बाद में फिर जो है आपने इसमें मुस्लिम लीग को भी जो है शामिल किया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1940,
कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन मार्च 1946, लॉर्ड माउंटबेटन अराइव्ड इन इंडिया इन 1947, ऑल ऑफ दीज। तो अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान 1940 में डिमांड किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तहत। दूसरा, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में हिंदुस्तान में आई थी, ये बात भी सच है। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी के महीने में 1947 में आ गए थे, ये बात भी सच है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट ऑप्शन के नाम पे आपका ऑल ऑफ दीज ही होने वाला है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अपने को पूछा गया है टिल 1938 मैनी कांग्रेसमैन अटेंडेड द मीटिंग्स ऑफ दी। 1938 तक कांग्रेस के काफ़ी सारे जो पार्टी वर्कर्स थे वो इनकी भी मीटिंग्स अटेंड किया करते थे। और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और चौथा है हिंदू महासभा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिंदू महासभा। थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता देता हूँ जिन बच्चों को आइडिया नहीं है। हिंदू महासभा बेसिकली पहले एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुआ करती थी। हिंदू महासभा एक सांस्कृतिक मंच के तौर पर या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पर शुरू हुआ था जो आपका रिलीजियस या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह करवाया करता था। वक्त के साथ में जैसे जैसे उसमें पॉलिटिसाइजेशन बढ़ने लगा तो कांग्रेस में अंदर से आवाज़ें उठने लगीं कि भाई हमारी एक अलग विचारधारा है और हिंदू महासभा की अपनी एक अलग विचारधारा है। तो अगर एक व्यक्ति जो कांग्रेस का एक्टिव पार्टी वर्कर है, कांग्रेसमैन है, कांग्रेस में के लिए काम करता है, अगर वो हिंदू महासभा की भी मीटिंग्स अटेंड करेगा, वहाँ पर भी अगर वो जाके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि वो दो ऐसी विचारधारा हैं जो मेल नहीं खाती, इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली इस बात का संज्ञान लेते हुए 1938 में बैन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस में है तो फिर वो हिंदू महासभा या फॉर दैट मैटर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो सकता। 1938 तक मगर ये सारी एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही थी। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा टिल 1938 हिंदू महासभा में आपके कांग्रेसमैन जा सकते थे। और इसको याद रखना है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है सीक्वेंस में जमाने के लिए। सबसे पहले मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, उसके बाद में जो है आपका हिंदू महासभा बनी थी, हिंदू महासभा के बाद में आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था। ये सीक्वेंस में है, इसको याद रखना पड़ेगा, एक बार पूछा जा चुका है, आ सकता है आगे भी। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द आर्य समाज टुक एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक दोज हु रिसेंटली कन्वर्टेड टू इस्लाम थ्रू। अब आर्य समाज ने एक पूरा का पूरा मूवमेंट शुरू किया था जिसके तहत वो सारे लोग जिनका हाल ही में कुछ एक दो पीढ़ियों में इस्लाम में कन्वर्जन हुआ था, वो उनको फिर से जो है हिंदू फोल्ड में वापस लाने की एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे थे। अब ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा था, इसका नाम क्या है ये पूछा गया। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था और इसमें फिर काफ़ी चीज़ें हुई थी 1920s और 30s के टाइम पीरियड में। तो पहला जो है इसमें इसका नाम है आत्मा मूवमेंट, दूसरा है कर्मा मूवमेंट, तीसरा है शक्ति मूवमेंट और चौथा है शुद्धि मूवमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका शुद्धि मूवमेंट। आर्य समाज काफ़ी बड़े लेवल पर जो है शुद्धियाँ करा के उन लोगों को वापस कन्वर्ट कर रहा था हिंदुइज्म में, या फिर हिंदू फोल्ड में वापस ला रहा था। कन्वर्जन सही वर्ड नहीं होगा, जो रिसेंटली जो है आपका किसी दूसरे रिलीजन में या स्पेसिफिकली इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। चले अगला देखते हैं। मोहम्मद इकबाल वाज अ पोएट हु रोट इन द लैंग्वेज ऑफ। मोहम्मद इकबाल एक पोएट था, एक कवि था, जिसने इसमें से किस भाषा में लिखा था। ऑप्शंस हैं उर्दू, अरबी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये जो मोहम्मद इकबाल, जिसको इकबाल लाहौरी के नाम से भी जाना जाता है, इस आदमी ने इसने जो है उर्दू भाषा में काफ़ी लिखा है और इसके अलावा फ़ारसी भाषा में इसने काफ़ी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि अपने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें उर्दू है, तो इसका सही जवाब जो है उर्दू हो जाएगा। और जो अपना एक तराना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी जो है इसी आदमी ने लिखा था, तो इसको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द यूनियनिस्ट पार्टी विच रिप्रेजेंटेड ऑल लैंडलॉर्ड्स वॉज मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन द प्रोविंस ऑफ। एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। ये बेसिकली लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो हैं उनके हितों को की रक्षा करती थी और उनको रिप्रेजेंट करती थी। मतलब ये कि जो ज़मीन ओन करते हैं, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे मझौले किसान हो, चाहे आपके बड़े ज़मींदार हों, स्पेसिफिकली अगर आपके बड़े ज़मींदार वगैरह हैं, तो उनके हितों की रक्षा करती थी और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट किया करती थी। ये पार्टी, इस पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। अब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कौन से प्रांत में या कौन से प्रोविंस में देखने के लिए मिलती है, ये पूछा, या मिलती थी, ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है पंजाब। यूनियनिस्ट पार्टी की पंजाब में जो है गवर्नमेंट थी। 1946 तक के जो इलेक्शंस हैं उसमें भी जो है पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बहुत मजबूत थी। ना वहाँ पे कांग्रेस जो है गवर्नमेंट बना पाई, ना मुस्लिम लीग गवर्नमेंट बना पाई। तो ये याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 14 में कि यूनियनिस्ट पार्टी जो बेसिकली आपके लैंडलॉर्ड्स वगैरह के हितों को रिप्रेजेंट किया करती थी, पंजाब का पूरा इलाका। और पंजाब से मेरा मतलब आज का पंजाब नहीं है, अनडिवाइडेड पंजाब की बात कर रहा हूँ, जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया आज की तारीख में। और फिर अपने यहाँ पे भी जो हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा हिमाचल में है, कुछ हरियाणा में चला गया और बाकी फिर थोड़ा बहुत पंजाब बचा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें जितने लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनके हितों का रिप्रेजेंटेशन वगैरह यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 सही जवाब है
ए पंजाब। अगला, When were members of Indian National Congress banned from participating in the meetings of हिंदू महासभा? अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि 4 सवाल पहले मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, तो उसका सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा 1938। चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है, 11 क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगला, कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद in the context of politics refers to the idea of unifying committees on the basis of। कम्युनलिज्म जो है या सांप्रदायिकता जो है, अगर हम लोग इसको राजनीति या पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में देखें तो ये बेसिकली रिफर करता है टू द आइडिया ऑफ यूनिफाइंग कम्युनिटीज। ये किसी भी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ने या एकजुट करने के विचारधारा का नाम है। और ये किस बेसिस पर एकजुट करता है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलीजन। सांप्रदायिकता जो है या संप्रदायवाद जो है उसमें किया जाता है, आप एक कम्युनिटी को जो है या फिर अलग अलग जो आपकी कम्युनिटीज हैं उनको आपस में मतलब ये नहीं कि दो से ज्यादा कम्युनिटीज को इकट्ठा किया जा रहा है। एक कम्युनिटी है तो उसको साथ में लाया जाता है और एकजुट किया जाता है। इसी तरह दूसरी कम्युनिटी है तो उसको साथ में लाया जाता है और वो अपने मेंबर्स को एकजुट करती है। तीसरी कम्युनिटी जो है वो अपने मेंबर्स को एकजुट करती है। अब ये जो अपने मेंबर्स को एकजुट करने वाली ये जो हरकतें की जा रही हैं इस आधार पे कि क्योंकि अपन लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए अपन सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। ये और इसमें फिर ये भी है कि दूसरे जो आपकी कम्युनिटी है उसके प्रति आपके मन में जहर या फिर नफरत डाली जाती है। इस तरीके का जो विचारधारा होती है, इस तरीके की जो आपकी आइडियोलॉजी होती है उसको कम्युनलिज्म कहा जाता है, या इस तरीके के आइडिया को जो है कम्युनलिज्म कहा जाता है। चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीजन। अब अगला देखते हैं। The number of cadres the RSS that is राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ had by 1940 was over। 1925 के आसपास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था। 1925 से 10 साल 1935 और 5 साल 1940, यानी कि 15 साल में आरएसएस का जो है कैडर ग्रो करते करते काफ़ी बड़े इलाके में फैल गया। बेसिकली नागपुर के इलाके में जो है बनी थी संस्था, उसके बाद में बढ़ते फिर इसकी एक पैन इंडिया प्रेजेंस हो गई। 15 सालों में ये संस्था जो है काफ़ी बड़े लेवल पर फैल गई थी। तो पूछा यह गया है कि आरएसएस के जो कैडर्स थे या फिर आरएसएस के जो एक्टिव मेंबर्स थे 1940 तक उनकी संख्या कितनी हो गई थी। अब ये सवाल क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है तो वहीं से जो है इस डाटा को या इस फैक्ट को मैंने उठाया है। इसका जवाब है लगभग 1 लाख से ऊपर जो है 1 लाख के करीब इनके पास में एक्टिव कैडर्स हो गए थे। तो इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। 1940 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के पास में लगभग 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा के आसपास का जो है कमिटेड डिसिप्लिन्ड आपका कैडर्स वगैरह आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, इसके पहले वाले का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलें अगला देखते हैं। द इवेंट दैट ब्रॉट द ब्रिटिश राज इन इंडिया टू इट्स नीज वॉज। अब वो कौन सा इवेंट था जो ब्रिटिश राज को उसके घुटनों पर लेकर आ गया था हिंदुस्तान में? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान रिजोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रोविंशियल इलेक्शन। तो वो घटनाक्रम जो ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान में उसके घुटनों पर लेकर आ गया उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसने अंग्रेज सरकार की चूलें या फिर आपकी जो जड़ें हैं वो हिला दी थी। इस तरह से हिला दी थी कि आपने जैसे ये भी डिक्लेरेशन हुआ है कांग्रेस की तरफ से या गांधी जी की तरफ से, करो या मरो एंड भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह होगा, उसके अगले दिन ही या फिर उसी दिन जो है आपने कांग्रेस वालों को उठवा लिया, कांग्रेस की जो आपकी लीडरशिप थी उस सबको बंद करवा दिया और उसके बाद में कांग्रेस को बैन कर दिया। मतलब मूवमेंट को आपने बड़ा होने का या ग्रो करने का टाइम नहीं दिया। उसके बाद में भी जो है ये मूवमेंट साल भर तक बिना लीडर के भी जो है चलता रहा। जनता ने सड़कों पे उतर के लाठियां खाई, जूते खाए, टीयर गैस की शेलिंग बर्दाश्त करी, हर 50 तरीके की उनके साथ में ब्रूटैलिटीज़ की गई, पुलिस एक्शन हुआ, सब हुआ, मगर उसके बाद में भी अंग्रेज़ों को पसीने छुड़ा आ गए थे। अंग्रेज़ों के मतलब अब वो कहते हैं चक्के छुड़ा दिए गए थे, अंग्रेज़ों के पसीने छुड़ा दिए गए थे। इतना जो है ये मोमेंट विग्रसली चला था और ये अल्टीमेटली इसने अंग्रेज़ों को की नाक में दम कर दिया था। तो यस, तो वो इवेंट जो बेसिकली ब्रिटिश राज को उसकी नीज पर लेकर आ गया था उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौधरी रहमत अली हु कॉइंड द नेम पाकिस्तान और पाकिस्तान वाज अ स्टूडेंट ऑफ। ये कि लड़का था, इसका नाम था चौधरी रहमत अली। जब ये स्टूडेंट था तो इसने ये जो शब्द है पाकिस्तान उसको कॉइन किया था, या इसको पाकिस्तान इसने बोला था और अल्टीमेटली वो बाद में पाकिस्तान बन गया। ये बेसिकली कौन सा जो है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था? तो इसका जवाब है ये जो है आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लड़का था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। वहाँ पे जाके वो ये सारी हरकतें जो हैं कर रहा था कि एक नया देश और ऑल दैट, इस तरीके की फैंटासियों में लगा हुआ था। पढ़ाई लिखाई शायद नहीं कर रहा था, मगर ये कैम्ब्रिज में जो है ये आदमी आपको देखने को मिलता है और इसने यहाँ पर जाके ये हरकतें वगैरह की थी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय।
मुस्लिम लीग का जो 1940 का सेशन हुआ था जिसमें इन लोगों ने ये बोला था कि हम भारत के 2 टुकड़े करेंगे और हमें एक अलग देश चाहिए, ये बेसिकली किसने जो है इसको प्रिसाइड किसने किया था, या इस तरह से कह सकते हैं कि लाहौर का वो सेशन जिसमें मुस्लिम लीग ने एक आपका ऑटोनोमस इलाकों की मांग की थी, जो बाद में जाके पाकिस्तान बना और जिसके चलते मुस्लिम लीग ने और जिन्ना ने इस देश के 2 टुकड़े करवाए जिसमें लाखों लोग मारे गए। ये पूरे के पूरे तमाशे की शुरुआत जिस लाहौर सेशन से हुई थी, उस लाहौर सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? ऑप्शंस हैं चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद इकबाल। खैर चौधरी रहमत अली तो नहीं है। चौधरी रहमत अली ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त लंदन की सड़कों पर भीख मांगते हुए बिताए थे। करम किसी को नहीं छोड़ते जो कहा जाता है। मौलाना आज़ाद कांग्रेस में थे, मोहम्मद इकबाल मर चुका था इस वक्त तक 1940 आते आते। इसका जो सही जवाब है वो है क्वेश्चन नंबर 20 का मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद अली जिन्ना जो था इसने आपका प्रिसाइड किया था ये 1940 का लाहौर सेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है डैश ऑफ दिसंबर 1916 वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 में जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसका जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं बॉम्बे पैक्ट, कोलकाता पैक्ट, लखनऊ पैक्ट और मद्रास पैक्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं जो ये पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, इसको कांग्रेस ने दिसंबर 1916 में एंडोर्स किया था या रेटिफाई किया था अपना जो वार्षिक उनका एक सम्मेलन होता है या फिर उनका जो सेशन होता है उसमें। अब ये जो आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था इसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी। इसमें कांग्रेस वालों ने मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड है उसको माना था और बदले में मुस्लिम लीग इस बात के लिए तैयार हुई थी कि वो और कांग्रेस साथ साथ जाके अपनी डिमांड्स वगैरह जो हैं वो अंग्रेजों के सामने रखेंगे। कई लोग इसको एक ऐतिहासिक भूल भी मानते हैं क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने जो झुकना शुरू किया और जिन्ना को जो है समझाने के लिए या पैम्पर करने के लिए, खैर जिन्ना इस वक्त तक शामिल नहीं हुआ था मुस्लिम लीग में, मगर मुस्लिम लीग की जो नाजायज़ डिमांड्स थी उनको पैम्पर करना या उनको केटर करने की जो कोशिश यहाँ से कांग्रेस ने शुरू करी उसका नतीजा ये निकला बाद में आपका होते 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 1916 से 1947, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है, 16 से 26, 36, 46, लगभग 31 साल जो हैं, 46 में और 47, लगभग 31 सालों में ये जो नाजायज़ डिमांड मुस्लिम लीग की मानी जा रही थी उसके चलते होते 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 अल्टीमेटली देश का बंटवारा हो गया। कई लोग लखनऊ पैक्ट को एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22। द पॉलिसी ऑफ डैश इनकरेज सर सैयद अहमद खान टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। अब कौन सी जो पॉलिसी थी उसने सैयद अहमद खान को इनकरेज किया था कि वो मुसलमानों के हकों के लिए जो है लड़ाई लड़े। बेसिकली लड़ाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो घोड़े पे बैठ के तलवार घुमाता फिर रहा था कहीं पर। बेसिकली इसने किया ये था कि कुछ आपका एजुकेशन वगैरह में काम वगैरह करवाया था ताकि मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा बहुत इल्म आ सके क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है पिछड़ गए थे। तो ये किस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत जो है इनकरेज हुआ था? तो इसका जवाब है पॉलिसी डिवाइड एंड रूल जो है उसकी पॉलिसी के तहत में ये इनकरेज हुआ था, क्योंकि 1857 की रिवोल्ट में उसके बाद में अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी अपनाई थी डिवाइड एंड रूल की, उसके तहत में मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह काफ़ी पिछड़ गई थी और बाकी सारी कम्युनिटीज़ वगैरह प्रोग्रेस कर गई थी। तो जब इसने ये देखा कि बिना आप तरक्की किए, बिना आप वेस्टर्न एजुकेशन के और बिना आपका जो है आप वेस्टर्न आइडियाज़ को अपनाए आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसने फिर अल्टीमेटली इसके लिए काम करना शुरू किया और इसके नतीजे में फिर अलीगढ़ का मदरसा बना जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिवाइड एंड रूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द हिंदू महासभा एस्टैब्लिश्ड इन डैश ऑल्सो वर्कड ऑन कम्युनल लाइन्स। हिंदू महासभा जो इस साल में एस्टैब्लिश हुई थी वो कम्युनल लाइंस पर काम, वो भी जो है कम्युनल लाइंस पर काम करती थी। तो इसका सही जवाब जो है हिंदू महासभा 1915 में बनी थी और ये भी कम्युनल लाइंस पे काम करती थी। याद रखिएगा 1906 में बना था आपका मुस्लिम लीग, 1915 में बनी थी आपकी हिंदू महासभा और 1925 में बना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये आपकी जो हिंदू महासभा थी 1915 में बनी थी, ये आपका कम्युनल लाइंस पर काम करती थी। तो खैर काफ़ी सारी पार्टियाँ उस वक्त कम्युनल लाइंस पर काम करती थी। मुस्लिम लीग की पूरी राजनीति कम्युनल लाइंस पर थी, तो फिर उसका रिएक्शन होना ही होना था। अब जब मुस्लिम लीग हर चीज़ में आप कम्युनलिज्म कर रही थी तो उसके रिएक्शन में अल्टीमेटली हिंदू महासभा भी वही चीज़ें कर रही थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द क्रिप्स मिशन हैड कम टू इंडिया इन डैश टू हैव टॉक्स विद इंडियन लीडर्स विद अ व्यू टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। क्रिप्स मिशन इस वक्त में जो है इंडिया में आया था और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इंडियन लीडर्स के साथ में बैठेगा, बातचीत करेगा और अल्टीमेटली इंडिया को डोमिनियन स्टेटस वगैरह जो है दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये
ये है कि पहले तो बता देता हूं कि आप लोगों के सर पर एक बंदा जो है वो अध्यक्ष के तौर पे बैठाया जाएगा, मगर वो ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकता, आप अपने हिसाब से चला सकते हो। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंग्लैंड का जब हिंदुस्तान पे राज था, उसी वक्त कनाडा पर भी राज था और ऑस्ट्रेलिया पे भी राज था, मगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनीज जो थी उन्होंने इसका ऐसा काम किया था, उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप जो है हमारे राजा के अंडर में आते हो तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि आप हमारे राजा के अधीन हो, मगर हम आपकी तरफ दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं करेंगे, आपको जैसे रहना है आप रहो, जैसे चलाना है चलाओ। ये जो स्टेटस कहलाता था इसको डोमिनियन स्टेटस कहा जाता था। ये लगभग उसी तरह से है जिस तरह से राष्ट्रपति कहने के लिए तो देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, मगर वो जनरली इंटरफेयर नहीं करते। सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री। उसी तरीके की कहानी है कि आपको कहने के लिए जो है अध्यक्ष या फिर राजा मान लेंगे, मगर बाकी अपने हिसाब से अपना जो देश है उसमें काम चलाएंगे या राजकाज करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा आपका ये जो डोमिनियन स्टेटस देने की डिमांड थी, इंडियंस काफी वक्त से कर भी रहे थे। और वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी और इनको लगा वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में कि जापानियों ने अगर हमला कर दिया तो हिंदुस्तानियों की अगर और हिंदुस्तानियों का अगर सपोर्ट नहीं मिला इंडिया में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जापानी खदेड़ देंगे हमें और ये शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। रंगून वगैरह में जब जापानी घुसे और अल्टीमेटली इन्होंने अंग्रेजों को वहाँ से खदेड़ा, तब ये बात ज़्यादा जो है सीरियस आपको समझ में आने लगी। तब क्रिप्स मिशन को आनंद फानंद में मार्च 1942 में भेजा गया था कि यार तुम लोग जो इतने वक्त से डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे वो हम लोग आपको दे देते हैं, बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके से डोमिनियन स्टेटस लेना है, ये हमको बता दो। तो अल्टीमेटली इसके लिए फिर क्रिप्स को भेजा गया था। हालांकि ये मिशन कामयाब नहीं हुआ था और क्रिप्स जो है उनको लौटना पड़ा, मगर अल्टीमेटली यहां तक आते आते इससे ये दो बातें हो गई कि अंग्रेजों की कलाई खुल गई कि ये लोग उतने भी मजबूत नहीं है जितना इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। और दूसरी बात ये कि जो डिमांड्स की जा रही थी वो काफ़ी लेजिटिमेट डिमांड्स थी, उसमें जो है कुछ भी ऐसा नाजायज़ नहीं था जो अंग्रेज ना माने, क्योंकि अब जब इनकी हालत ख़राब हो रही है, बुरे दिन आ रहे हैं, तब इनको मानना पड़ रहा है। इतने वक्त से मतलब इन्होंने सिर्फ इसलिए टाल रखा था क्योंकि ये देना नहीं चाहते थे। मतलब डोमिनियन स्टेटस की जो डिमांड थी ये दे सकते थे और वो जायज़ डिमांड थी। अब वो देने को तैयार हैं जब इनके आप ये कह सकते हैं कि माथे पर आ गया अंग्रेज जापानियों का हमला और लग रहा है कि अब हिंदुस्तानियों की मदद के बिना काम नहीं चलेगा। तो खैर इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मार्च 1942। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में इंडिया में आया था। फेल हो गया था, ये याद रखना, पास नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन वाज आरएसएस फाउंड? इसका जवाब मैंने अभी 2-3 बार दे दिया है कि सबसे पहले आपका मुस्लिम लीग बना 1906 में, उसके बाद हिंदू महासभा बनी 1915 में और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना 1925 में। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, आरएसएस वाज फाउंड इन 1925। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है हमसे, सेपरेट इलेक्टरेट्स वर ग्रांटेड टू मुस्लिम्स बाय द कॉलोनियल रूलर्स थ्रू विच एक्ट? मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टरेट दिए गए थे, और सेपरेट इलेक्टरेट क्या होता है वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो सेपरेट इलेक्टरेट्स जो हुआ दिए गए थे, सबसे पहले मुस्लिम्स को दिए गए थे कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा। अब सवाल ये पूछा गया है कि ये कौन से एक्ट के तहत जो है आपने सेपरेट इलेक्टरेट मुस्लिम्स को दिए थे। ऑप्शंस आपके पास में है, GOI एक्ट 1919, इसका पूरा फुल फॉर्म बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तीसरा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसका जो सही जवाब है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा जो है आपने 1909 में सबसे पहले मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टरेट दिए थे। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, इनका जो एक्चुअल नाम था वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, याद रखिएगा। इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का? अगर आपसे कोई पूछे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मगर इसको कॉमनली या फेमसली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से ही जाना जाता है। पहली बार सांप्रदायिकता जो है उसको लेजिटिमाइजेशन मिला, धर्म के नाम पर जो है पहली बार सरकार ने ऑफिशियली जो है डिफरेंशिएशन क्रिएट किया, और उसके बाद में फिर बढ़ते 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 ये चीज़ एक बहुत प्राइम फैक्टर रही जिसने इस देश का विभाजन करवाया था। एंड इसी के चलते आपके जो लॉर्ड हुआ करते, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो मॉर्ले हैं वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम था, और मिंटो जो थे लॉर्ड मिंटो वो भारत देश के वाइसरॉय थे। तो वाइसरॉय होने के नाते क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टरेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए कई बार लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। भारतीय सांप्रदायिकता के पिता या फिर भारतीय सांप्रदायिकता के जनक या फिर भारत में सांप्रदायिकता के जनक के तौर पर लॉर्ड मिंटो को याद किया जाता है। याद रखिएगा, इतने सारे सवाल यहां से बनकर तैयार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27।
In 1937 elections, Congress formed government in how many provinces? 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे इसमें कांग्रेस ने कितने प्रांतों में या कितने प्रोविंसेस में सरकार बनाई थी? ऑप्शंस हैं 11, 7, 5 या 9। इसका जो सही जवाब है वो है 7 प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो और सवाल बनाए जा सकते हैं जो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। सबसे पहला तो ये कि 1937 के इलेक्शंस करवाए क्यों गए थे? 1937 के इलेक्शंस इसलिए करवाए गए थे क्योंकि 1935 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके तहत ये बोला गया था कि हम लोग किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस देश में लाना चाहते हैं। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत में फिर आपका इलेक्शन करवाया गया 1937 में। 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उस वक्त भारत में 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी या फिर 11 प्रांत होते थे। इसके अलावा बाकी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जहां पे अंग्रेज इनडायरेक्टली रूल करते थे। 11 प्रोविंसेस या प्रांत में डायरेक्टली रूल करते थे, वहां पे इलेक्शंस करवाए गए थे। तो 11 प्रोविंसेस में से कांग्रेस जो है उसको 5 प्रोविंसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई थी, यानी कि वो अपने दम पर जो है सरकार बनाने में कामयाब हो गया था। बाकी जगहों पर वो बड़ी पार्टी के तौर पर निकल कर आया था, तो फिर उसने दूसरी जो छोटी पार्टियां थी उनके साथ में कोलिशन वगैरह किया होगा। तो इस तरीके से 5 प्रोविंसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2 प्रोविंसेस में उसने कोलिशन वगैरह किया। उसको मैं स्टार लगा देता हूं यहाँ पे। तो 5 प्रोविंसेस में अपनी खुद की सरकार बनाई और 2 प्रोविंसेस में मिलकर सरकार बनाई। तो कुल मिलाकर 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रोविंसेस में अपनी सरकार जो है उसकी स्थापना की थी। 5 जगहों पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ में और 2 जगहों पर उसने गठबंधन की सरकार चलाई थी या दूसरे जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनको साथ में लेकर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। तो यहां से अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी प्रोविंसेस में आई थी तो जवाब हो जाएगा 5। मगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस को अल्टीमेटली यहां पे कितने प्रोविंसेस में सरकार बनाई थी तो जवाब हो जाएगा 7। उस वक्त भारत में टोटल प्रोविंसेस कितनी हुआ करती थी तो जवाब हो जाएगा 11। मगर भारत का जो एरिया था इससे बहुत ज्यादा बड़ा था जो 11 प्रोविंसेस में आता था। वजह यह है कि इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे बहुत सारे और उसमें इलेक्शंस वगैरह नहीं हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। In which of the following year elections to the provincial legislatures were held for the first time? इनमें से कब जो है पहली बार प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए थे? तो अभी मैंने आपको इसका जवाब दिया। सबसे पहली बार प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस 1937 में करवाए गए थे पूरे के पूरे भारत में। तो 1937 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। याद रखना पड़ेगा। और कौन से एक्ट के तहत में करवाए गए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत में सारे के सारे जो आपके इलेक्शंस वगैरह हैं वो करवाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु गेव द टू नेशन थ्योरी? इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है कि ये जो टू नेशन थ्योरी है ये किसने दी थी? और ये सवाल में जो टू नेशन थ्योरी है बेसिकली ये वो थ्योरी थी या फिर ये वो फंडामेंटल आपका लॉजिक था या विचार था जिसके बेसिस पे पार्टीशन मांगा गया था और करवाया गया। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है शौकत अली और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अपने को ये बताना है कि टू नेशन थ्योरी इनमें से किसने दी थी। जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी थी। टू नेशन थ्योरी क्या थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है जो अपने लेक्चर्स वगैरह हैं उसमें, कि भारत की जो 2 मेजर कम्युनिटीज़ हैं, लार्जेस्ट मेजॉरिटी और सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, क्योंकि इनका रिलीजन अलग है, इनकी जो पूजा पद्धति अलग है, इसलिए 2 अलग अलग कौम हो जाती हैं, 2 अलग अलग नेशन बन जाते हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। इस तरीके की वाहियात बातें मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी जिसका कोई लॉजिक या सेंस नहीं बनता था और उसके बेसिस पर उसने अपना अलग देश मांगा। खैर जो हुआ सो हुआ। तो ये जो पूरा का पूरा लॉजिक था इसको टू नेशन थ्योरी कहा जाता है। इसमें जो फ्लॉज थे वो हमने डिस्कस कर ही लिए थे कि क्यों ये बात या ये सेंस नहीं बनाती है, ये गलत है, बट खैर वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following statement is incorrect regarding the partition of India? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो भारत के पार्टीशन के बारे में सही नहीं है? यानी कि भारत का जो पार्टीशन हुआ उसमें जो चीज़ें हुई उससे रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, पीपल वेर रेंडर्ड होमलेस, लोग जो थे वो एकदम से शरणार्थी बन गए, उनके घरों से उनको उजाड़ दिया गया। दूसरा, पीपल लॉस्ट ऑल ऑफ देयर इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स, जो लोग थे वो उनकी जो चल और अचल संपत्तियां थी वो लगभग अपनी सारी जो इनके हाथ से निकल गई। तीसरा, बाउंड्री डिस्प्यूट वाज द मेन इशू ऑफ दिस पार्टीशन, इस पार्टीशन का जो आपका मेन कारण था, मेन इशू था वो था बाउंड्री का डिस्प्यूट। और चौथा था वुमेन्स वेर मिसट्रीटेड, महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा बेअदबियाँ हुई थी और उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार हुए थे। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पार्टीशन के बारे में सही नहीं है? तो जवाब है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट जैसी कोई चीज नहीं थी। जिन्ना का कहना यह था कि क्योंकि हमारा रिलीजन अलग है तो ये सब भूल भाल जाओ कि 1000 साल से 2 कम्युनिटीज साथ रह रही हैं, वो सारी चीजें हैं, मगर क्योंकि रिलीजन अलग है इसलिए अब एक काम करो हमें अलग देश दे दो क्योंकि हमारा रहन सहन नहीं मिलता। लॉजिक नहीं है इस बात में, मगर फिर भी उसने इस बात के बेसिस पर पार्टीशन मांगा और उसको पार्टीशन मिला।
तो और उसके बाद में सारी चीज़ें हुई थी। बाउंड्री डिस्प्यूट का इससे कोई लेना देना नहीं था। टू नेशन थ्योरी वॉज द कोर। टू नेशन थ्योरी वो फंडामेंटल है जिसके बेसिस पर पार्टीशन करवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाउंड्री डिस्प्यूट वॉज द मेन इशू ऑफ दिस पार्टीशन। ये स्टेटमेंट गलत है और क्योंकि अपने को इनकरेक्ट पकड़ना था इसलिए आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ओरल हिस्ट्री। इसमें से कौन सा जो है ओरल हिस्ट्री का एक एडवांटेज नहीं है। हमने ओरल हिस्ट्री के बारे में बातचीत करी थी कि ओरल हिस्ट्री का मतलब होता है अगर आप लोगों के साथ में बैठ के बातचीत करते हैं और उनका जो भी किसी पर्टिकुलर जो भी इवेंट वगैरह पे बात हो रही है जिससे वो गुजरे हैं, जिनका एक्सपीरियंस रहा है उनको फर्स्ट हैंड, अगर उनके आप जो भी एक्सपीरियंसेस वगैरह रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसके मदद से फिर अगर आप इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको ओरल हिस्ट्री बोला जाता है। एक बात। अब इसमें यह पूछा गया है कि जो ओरल हिस्ट्री है उसका एडवांटेज इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ जो उसके एडवांटेज के तौर पर आप काउंट नहीं करते। ऑप्शंस हैं, इट ब्रॉडेंस द स्कोप ऑफ हिस्ट्री, यानी कि वो जो इतिहास है उसके स्कोप को और ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरा, इट इज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है यानी कि जो क्रमबद्ध तरीका है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है कि पहले ये हुआ था उसके बाद ये उसके बाद ये, उस सेंस में। तीसरा, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अदर देन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये आपको गवर्नमेंट पॉलिसी और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा या फिर उससे इतर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है किसी घटना के बारे में जो हुई होती है। और चौथा, इट एक्सप्लोर्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ द इग्नोर्ड पीपल, और ये जो आपके वो लोग हैं जो एक घटना हुई है उसमें जिन लोगों के ऊपर वो बीती थी उनमें से वो लोग जिनको इग्नोर कर दिया गया, ये उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह को एक्सप्लोर करता है और उनकी मदद से या उनके पर्सपेक्टिव से उस घटना को समझने की कोशिश करता है। अब अपने से ये बोला गया है कि ओरल हिस्ट्री का इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपका जो ये आपका इतिहास जो है इसके स्कोप को बढ़ाती है और एक घटना को आपको समझने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। ये बात तो सच है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एक बात है, इसको अपने को समझना होगा। यानी कि घटना जब घटी थी उसमें जिस व्यक्ति से आप एक्सपीरियंस पूछ रहे हो उसका जिसके बेसिस पर आप ओरल हिस्ट्री लिखोगे उसमें वो जो बातें बता रहा है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा है या उसके साथ जो घटना हुई थी वो कब घटी थी, वो क्रोनोलॉजी में कहाँ पर आती है, उसको आप फिट बैठा पाओगे या नहीं बैठा पाओगे, यहाँ पे दिक्कत आती है। ये जनरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इतिहास ओरल हिस्ट्री के फॉर्म में नहीं मिलता। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि किसी इवेंट के में जो घटनाएं हुई थी उसके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के इतर भी आप या पॉलिसीज़ के इतर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। एंड लास्ट की ये आपके इग्नोर्ड लोग जो हैं उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह को एक्सप्लोर तो करता ही करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका जो बी ऑप्शन है वो गलत है और क्योंकि हमको इनकरेक्ट ऑप्शन पकड़ना है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अपने को ये बताना था कि कौन सा जो है इसमें से ओरल हिस्ट्री का एडवांटेज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन बी जो है वो ओरल हिस्ट्री का एडवांटेज नहीं है। अगला, हु इज़ द राइटर ऑफ द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैंने आपको बताया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये जो तराना है ये मोहम्मद इकबाल या फिर इकबाल लाहौरी ने लिखा था, उसने इसको लिखकर तैयार किया था। तो इसका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद इकबाल जो है इसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, या ये इस तराने का राइटर था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टर्म कम्युनलिज्म। इनमें से अब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है कम्युनलिज्म टर्म के कंटेक्स्ट में, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिकता के से रिस्पेक्ट में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए। अब अपने को ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, कम्युनलिज्म नर्चर्स ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी कि जो सांप्रदायिकता है वो 2 या 2 से ज़्यादा जो आपके समुदाय हैं उनके बीच में भाईचारा और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो ताकत होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कम्युनलिज्म रिफर्स टू अ पॉलिटिक्स दैट सीक्स टू यूनिफाई वन कम्युनिटी अराउंड अ रिलीजियस आइडेंटिटी इन हॉस्टाइल अपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी, यानी कि कम्युनलिज्म बेसिकली एक ऐसी पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जाता है जिसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय को उसकी रिलीजियस या उसकी धार्मिक आधार पहचान के आधार पर एकजुट किया जाता है इन हॉस्टाइल अपोजिशन टू अनदर कम्युनिटी। दूसरा जो आपका समुदाय है उसके टोटली अपोजिट और एक आप कह सकते हैं अप्रिय किस्म के एनवायरमेंट में। तीसरा, कम्युनलिज्म डिफाइंस कम्युनल आइडेंटिटी एज फंडामेंटल एंड फिक्स्ड। अब जो सांप्रदायिकता है वो ये बोलती है कि आपकी जो धार्मिक पहचान है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो फिक्स्ड है, वो बदली नहीं जा सकती। अगला, कम्युनलिज्म इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज। कम्युनलिज्म बेसिकली ये सांप्रदायिकता क्या है, आपकी जो धार्मिक पहचान है उसका एक खास तरीके का राजनीति
राजनीतिकरण है। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। अब अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। चलें शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कम्युनिज्म नर्चर्स ब्रदरहुड एंड टॉलरेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप सांप्रदायिक हो, यानी कि आप ये कर रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के बेसिस पे एक लोगों को एकजुट कर रहे हो, तो किसी दूसरे के खिलाफ उसको आप कर रहे होगे। जिस तरीके से जिन्ना ने सांप्रदायिकता करी थी और एक रिलीजन के बेसिस पर अपनी कम्युनिटी के लोगों को उसने इकट्ठा किया, तो उसके लिए उसने दूसरी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जहर उगला था। नतीजा ये निकला 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में जबरदस्त दंगे हुए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए और उसके बाद पूरे देश में दंगे फैले जिसमें लाखों लोग मारे गए, क्योंकि एक आदमी ने देश के बंटवारे के लिए बहुत जबरदस्त सांप्रदायिक पॉलिटिक्स खेली थी। तो कम्युनलिज्म जो है वो ब्रदरहुड और टॉलरेंस जो है वो तो खैर नहीं लाता, वो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में आपका ये कह सकते हैं कि जहर बोने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन नहीं है। बाकी सारे ऑप्शंस वगैरह सही हैं कि ये एक कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जो है आपका एकजुट करता है, कम्युनल आइडेंटिटी को फिक्स मानता है, और इसके बाद में आपका ये कि एक तरीके का राजनीतिकीकरण है, तो आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी का, मजहबी या धार्मिक पहचान का। क्वेश्चन नंबर 33 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, आफ्टर फेलियर ऑफ विच प्रपोजल बाय ब्रिटिश द मुस्लिम लीग अनाउंस डायरेक्ट एक्शन डे। कौन सा वो प्रपोजल था जो फेल हो गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके बाद मुस्लिम लीग ने जो है डायरेक्ट एक्शन डे जो है उसका अनाउंसमेंट किया था। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान वो प्लान था जिसके फेलियर के बाद में अंग्रेजों ने डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस किया था। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान बेसिकली इसलिए लाया गया था ताकि हिंदुस्तान को एकजुट रखा जा सके और जो सबकी डिमांड्स वगैरह उसको केटर किया जा सके। बाद में लोग मान भी गए थे, बट फिर कुछ इश्यूज हो गए, तो उसके बाद में मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट इससे विड्रॉ कर लिया और फिर ये बोला कि अब हम लोग पाकिस्तान लड़के लेंगे और डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया था 16 अगस्त 1946 से। नतीजा ये निकला उसके उस पर्टिकुलर आह्वान के चक्कर में, जिन्होंने जब ये बोला कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा, उसके बाद में बहुत बड़े लेवल पर कलकत्ता में दंगे हो गए और फिर पूरे देश में दंगे फैल गए। तो ये जो पूरा का पूरा आपका डायरेक्ट एक्शन डे का एक्शन हुआ था या नाटक हुआ था, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसके फेल होने के बाद में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें अपने से बोला गया है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड अ लूज 3-tier कन्फेडरेशन, पहला। The 1939 elections to the provincial legislatures were held for the first time. The Unionist Party represents the interest of landholders, Hindu, Muslims and Sikh in Punjab. And चौथा, on the 16th of August 1946, the Muslim League called for a direct action day. अब अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट पकड़ लेते हैं जो पक्का पता हो कि सही है। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि या 16 अगस्त 1946 का जो दिन रहेगा वो डायरेक्ट एक्शन डे का दिन रहेगा। इस चीज़ का कॉल या फिर इस चीज़ का आह्वान मुस्लिम लीग ने किया था, ये बात सच है, ये स्टेटमेंट सही है। द यूनियनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स इन पंजाब। अब ये बात भी सच है, अपन लोगों ने देखा था कि यूनियनिस्ट पार्टी बेसिकली जो ज़मीन होल्ड करने वाले लोग थे पंजाब में, खासतौर पे ज़मींदार, उनके हितों का ध्यान रखती थी, उनको रिप्रेजेंट करती थी। इन 1939 इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये स्टेटमेंट गलत है। 1937 में जो है वो पहली बार हुए थे, ना कि 1939 में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड अ लूज 3-tier कन्फेडरेशन, ये बात भी सच है। 3 आपके ग्रुप्स में उसने डिवाइड करने के लिए बोला था प्रोविंसेस वगैरह को। एक में आपका हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, दूसरी और तीसरे में नॉर्थ ईस्ट और आपका नॉर्थ वेस्टर्न इलाके जो हैं वहाँ पर, और आपका जो ईस्टर्न इलाके हैं वहाँ पर जो मुस्लिम प्रोविंसेस थी वो थी। तो ये बात भी सच है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, कि भाई 1939 में इलेक्शंस जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए पहली बार नहीं हुए थे, 1937 में हुए थे। 1939 में वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो 7 प्रोविंसेस में बनी थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के चलते रिज़ाइन कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब अपने पास ये कुछ इवेंट्स वगैरह दिए गए हैं और इन इवेंट्स को अपने को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहला, पाकिस्तान डिमांड वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1940। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1945। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946 और सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स। अब ये चारों इवेंट्स हैं, अपने को इसको जो है सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जमाना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट किए गए थे, तो सबसे पहला जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 4। अब वो वाले ऑप्शंस देख लो जिसमें 4 आपको पहले दिख रहा हो, 4 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है और 4 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कटकर अलग हो गया। अब
इसके बाद का कुछ नहीं भी पता हो तो भी कम से कम आपको ये करना है कि बी और डी में से किसी एक को आंख बंद करके भी जो है टिक कर देना है, क्योंकि सही और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बी और सी में से बी और डी में से बेसिकली कोई एक ऑप्शन जो है लगाना ही लगाना है। खैर, ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हो गई। इसके बाद में पाकिस्तान की डिमांड फॉर्मलाइज हुई थी 1940 में, ये बात भी सच है। ठीक है जी, पाकिस्तान की जो डिमांड है वो फॉर्मुलाइज हुई थी, तो ये बात भी सच है। तो 4 के बाद में आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हुआ था 1945 में, ये बात भी सच है। और आपका कैबिनेट मिशन आया था। तो 4123 जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिए। 4123 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4123। क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4123। चलें अगला देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब अपने को क्या किया गया है? अपने को मैच द फॉलोइंग करना है। 2 ग्रुप दिए गए हैं, एक तरफ आपको कुछ इवेंट्स वगैरह की बात की गई और एक तरफ आपको उनके साल बताए गए हैं। अब अपने को उनको मैच करना है। एक तरफ में क्या लिखा है? लखनऊ पैक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट, हिंदू महासभा फाउंडेड एंड प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड। और यहाँ पे आपको साल दिए हैं 1909, 1937, 1915, 1916। सबसे पहले वो पकड़ लो जो आपको पक्का पता हो। अपन ने इसी सेशन में लखनऊ पैक्ट की बात कर ली है, 1916 में हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट यानी कि 1 और 1916 में हुआ था यानी कि डी, 1 का डी। अब वो देख लीजिए जिसमें आपको 1 का डी मिल रहा हो। 1 का डी जिसमें आ रहा हो वो आप ढूंढ लीजिए। वो 1 का डी आपको या तो सी में मिल रहा है या डी में मिल रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन गलत है। अब इसके आगे कुछ नहीं बने तो भी आपको आंख बंद करके जो है टिक करना ही करना है, क्योंकि सही और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। ठीक है जी, तो ये आपको करना ही करना है। अब इसके बाद में और देख लेते हैं। 1 का डी हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट की भी अपन ने बात कर ली है, वो भी अगर नहीं भी पढ़ा हो तो कम से कम इस सेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के हैं। तो सेकंड का जो है वो हो जाएगा आपका ए। अब वो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें 1 का डी और सेकंड का ए दिख रहा हो। 1 का डी आपको इसमें दिख रहा है और सेकंड का ए भी इसमें दिख रहा है, तो इसके आगे का नहीं भी अगर आपको पता हो तो भी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। खैर देख लेते हैं। तीसरा आपका हिंदू महासभा कब फाउंड की गई थी? तो हिंदू महासभा 1915 में हुई थी। तो थर्ड का जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद में आपका थर्ड का जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड 1937 में। चले ये नहीं, ये वाला जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर सी बनता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 का डी, 2 का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का बी। एक बार फिर से देख लीजिए। लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 का है। एक सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में पहली बार दिए गए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। तीसरा हिंदू महासभा 1915 में फाउंड की गई है, तो ये बात तो सच है। और इसके बाद में आपका प्रोविंशियल इलेक्शंस जो थे वो 1937 में हुए थे, तो ये बात भी सच है। तो इस तरीके से अपना ये इसके आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अब अपने को नेशनल मूवमेंट के कुछ इवेंट्स वगैरह दिए गए हैं, अपने को वो कंसिडर करने हैं और उसके बाद फिर अपने को उसके बेसिस पे जवाब देना है। ये नेशनल मूवमेंट के कुछ इवेंट्स हैं। अब इनमें अपने को 4 इवेंट्स दिए गए हैं। ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं या कौन कौन से इवेंट्स के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही हैं। चलें देखते हैं। ओरल टेस्टिमनी सर्व एज बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, राजनीतिक एस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए तो उसके बारे में जो आपके पास में ओरल टेस्टिमनीज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा बेटर सोर्स है बजाय आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के। ठीक। दूसरा, ओरल हिस्ट्रीज हैड अ वाइडर स्कोप टू एक्वेंट अस विद एनी हिस्टोरिकल और जनरल इवेंट। ठीक है। तीसरा, ओरल हिस्ट्री गिव वाइडर एक्सेस टू द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु हैव बीन कंसिडर्ड एज द कॉमन मासेज इन हिस्ट्री। बेसिकली ये जो सवाल है इसमें अपने को ओरल हिस्ट्री के बारे में बातचीत करनी है। ओरल हिस्ट्री के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए। फिर से देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपके ये स्टेटमेंट्स हैं और ओरल हिस्ट्री को जो है थीम बना के इन्होंने पूछा है। तो इसका जो एक ऐसा स्टेटमेंट और सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आप या तो वो पकड़ लो जो आपको पक्का पता हो कि सही है, या फिर आपको वो पक्का पता हो कि गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं कि पक्का कौन सा सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ओरल हिस्ट्री गिव्स वाइडर एक्सेस टू एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु हैव बीन कंसिडर्ड एज द कॉमन मासेज इन द हिस्ट्री। जब मैं आपको ओरल हिस्ट्री के बारे में बता रहा था तो हम लोगों ने देखा था कि ये वाकई में आपके वो सारे के सारे लोग जिनको इतिहास में जिनके एक्सपीरियंसेस को निगलेक्ट कर दिया गया है, नकार दिया गया है, उनको एक आवाज़ देता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा स्टेटमेंट आपको जहां जहां दिख रहा है वो स्टेटमेंट सही, वो ऑप्शन सही है। वो हो उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी में तीसरा स्टेटमेंट आ रहा है। ए कट गया और डी कट गया। अब इसके बाद अगर कुछ भी ना बने तो भी आपने को टिक करना है, क्योंकि सही और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% हो गई है। तो
बी और सी में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, सी स्टेटमेंट अपना सही हो चुका है। ओरल हिस्ट्री एज अ वाइडर स्कोप टू एक्वेंट अस विद एनी हिस्टोरिक और जनरल इवेंट। अच्छा जी, और ओरल टेस्टिमनी सर्व एज बेटर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए बात यह है कि अगर आप ये देख लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन के सोर्स की बात कर लेते हैं, तो ओरल हिस्ट्री में कई सारी ऐसी टेस्टिमनीज हो सकती हैं जिसमें कुछ बातें सच हों और कुछ बातें आदमी भूल गया हो, कुछ बातें कंप्लीट हों, कुछ बातें इनकम्प्लीट हों। तो ये कहना कि ओरल टेस्टिमनीज जो हैं वो एक बेटर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में फैक्ट्स होते हैं। ओरल टेस्टिमनी तो कोई व्यक्ति के ऊपर जो बीती है उसके ऊपर उसने अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताया है, उसमें से कितनी बातें उसे याद हैं, कितनी बातें उसे याद नहीं है, और कितनी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ शायद उसी के साथ घटी हों, कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनी बातें सही हैं और कितनी एक्सेगरेटेड है अपन इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपका 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। सेकंड वाला जो है कि ये बात सच है कि हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी जो है मिल जाती है ओरल हिस्ट्री से, क्योंकि जनरली फैक्ट्स वगैरह की बात की जाए तो वो फैक्ट्स आपको जो भी है लिमिटेड अमाउंट में मिलेंगे, मगर अगर आप जनरलाइजेशन करोगे किसी भी इवेंट का तो फिर आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस वगैरह जो हैं वो देखने के लिए मिलता है, उस हिसाब से ये ज़्यादा इफेक्टिव माध्यम बन जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38 का। अगला देखते हैं, नेक्स्ट को अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें अपने को असर्शन एंड रीजनिंग के स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके ऊपर अपने को फिर जो है जवाब देना। Given below are two statements, one labeled as assertion that is A and the other labeled as reason that is R। अब अपने को नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से एक को आपने assertion बोला है और दूसरे को आपने reason बोला है, यानी कि एक में आपने एक स्टेटमेंट या फिर एक बात कही है और दूसरे में आपने उसके पीछे का तर्क या फिर आपने उसके पीछे का लॉजिक समझाया। असर्शन में बोला जा रहा है ओरल डाटा ऑन पार्टीशन आर नॉट ऑटोमेटिकली और ईजिली अवेलेबल, यानी कि पार्टीशन के से रिलेटेड या आपका जो भारत का विभाजन या देश विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, इसका जो ओरल डाटा है यानी कि इसका जो मौखिक आपके पास में रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो आसानी से अवेलेबल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाते या आसानी से नहीं मिल जाते, पहली चीज़। दूसरा ये कि जो ओरल हिस्टोरियंस हैं उनको एक ये बहुत मुश्किल टास्क फेस करना पड़ता है कि जो उनको बताया जा रहा है कंस्ट्रक्टेड मेमोरीज वगैरह से बताया जा रहा है। एक घटना जो कई साल पहले घटी थी और किसी आदमी के जहन में उसमें से कितनी चीज़ें बची हुई हैं या फिर कितनी चीज़ें हैं और उसने सोच सोच के अपने दिमाग में और क्या क्या क्रिएट कर लिया, कुल मिलाकर एक जाल है आपका मेमोरीज का या फिर आपकी याददाश्त का, आपकी जो याद है उस सब के ऊपर। अब इस वेब में से आपको बेसिकली जो है सच्चाई या फिर एक्चुअल फैक्ट्स आपको निकालना है, ठीक है जी। ये अब इसकी ये जो चीज़ है एक ओरल हिस्टोरियन को करना पड़ती है। तो अब अपने को इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज नॉट करेक्ट। तो इसको अपन देखते हैं। ये बात तो सच है कि आपका जो पार्टीशन का ओरल डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिल जाता या फिर आसानी से नहीं मिलता। वजह ये पार्टीशन के जो काफ़ी सारे लोग थे एक तो वो जा चुके हैं, वो पूरी की पूरी पीढ़ी जो है उसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जो हैं जा चुके हैं जिन्होंने एक्चुअल में पार्टीशन का दंश झेला था। जो लोग बचे भी हुए हैं वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनको अब कितनी बातें याद हैं कितनी बातें याद नहीं है, एक तो ये दिक्कत वाली बात है। तो वो कितना आपको बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना उनको याद रह गई है वो बात, कितना उनके दिमाग में इतने सालों में उसको सोच सोच के एक अलग तरीके का जो है एक उसका सिनेरियो बन गया है, आपको ये नहीं पता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग क्योंकि इस तरीके की घटनाओं पे बात नहीं करना चाहते, इस तरीके की अगर चीज़ें हुई हैं तो उस पर कोई बात करना पसंद नहीं करता। कोई महिला अगर उसके साथ में बेअदबियां हुई हैं तो वो इसके बारे में बताने में कभी कंफर्टेबल नहीं होगी। कोई व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते और कटते हुए देखा है वो याद नहीं करना चाहेगा उस चीज़ों को, तो लोग जनरली इस बारे में बात करना पसंद भी नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ओरल डाटा जो है पार्टीशन के लिए ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है थाली में सजा हुआ और ना आसानी से मिलता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ये बात सही है। दूसरा आ जाता है कि ओरल हिस्टोरियंस की फिर वही बात कि आपको जो बात बताई जा रही है उसमें से कितना फैक्ट है, कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, उसको निकालना आपको आना चाहिए। जैसे आपका जो बगुला होता है वो दूध को पानी में से अलग कर लेता है, ये उस तरीके का काम हो जाता है जो काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले का सही एक्सप्लेनेशन है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए कि दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। चले अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। Who is known as the father of Indian communalism? इनमें से किसको भारत में भारतीय सांप्रदायिकता जो है उसका जनक या पिता माना जाता है? मैंने आपको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इसी सेशन में डिस्कस करते हुए बताया था कि आपके जो लॉर्ड मिंटो थे इनको जो वाइसरॉय भी रहे हैं 1909 में आपके भारत के वाइसरॉय थे, जिस टाइम पीरियड पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर जिसको ज़्यादा कॉमनली मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है उसको लाने में इनका योगदान था। और इनकी इसके बाद में भारत में सांप्रदायिकता के बेसिस पर जो राजनीति है उसकी शुरुआत हुई। तो इंडियन कम्युनलिज्म के जो फादर है या
जनक माने गए थे वो लॉर्ड मिंटो माने गए थे। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलें अगला देखते हैं। Who wrote the famous book सियाह हाशिए ब्लैक मार्जिन्स? इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा जो राइटर है उसने ये बड़ी फेमस किताब है सियाह हाशिए यानी कि ब्लैक मार्जिन्स या फिर काले पन्ने भी आप इसको कह सकते हो, इसको आपने लिखा था। ऑप्शन है सादात हसन मंटो, दूसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, तीसरा है इंतजार हुसैन और चौथा है भीष्म साहनी। इनमें से किसने जो है ये किताब सियाह हाशिए लिखकर तैयार की थी? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सादात हसन मंटो ने बेसिकली ये किताब लिखकर तैयार करी थी सियाह हाशिए। बड़ी फेमस किताब है, पार्टीशन के बारे में काफी कुछ इसमें लिखा गया है। और क्योंकि मंटो वो बंदा था जिसने फर्स्ट हैंड अकाउंट जो है पार्टीशन का देखा था, ये भारत से उठ के पाकिस्तान गया था, तो इसने इस टाइम पीरियड में जो भी घटनाएं वगैरह घटी थी उनको जो है बड़ा करीब से देखा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इमोशनल किस्म का इंसान नहीं था, तो उसने बड़ा नॉन इमोशनल तरीके से जो है चीज़ों को देखा था और उस तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो इसकी जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें आपको काफ़ी कुछ डिटेल में मिल जाता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है सादात हसन मंटो। सादात हसन मंटो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 41। अगला क्वेश्चन नंबर 42। हु रोड द फेमस प्ले जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं? वो जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ये एक बड़ा फेमस प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, मतलब कि जिसने लाहौर देखा नहीं है उसने अभी तक जन्म नहीं लिया, उसने बेसिकली ज़िंदगी या फिर जो सिविलाइजेशन है वो देखी नहीं है। ऑप्शंस हैं हबीब तनवीर, बापसी सिद्धवा, तीसरा है ललितांबिका अंतरंजम और चौथा है नरेंद्र नाथ मित्रा। इसका वैसे तो जवाब आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल सवाल है, इसमें या तो आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है वाली बात आ जाती है। मगर फिर भी अगर अपन लॉजिक के बेसिस पर चलें तो इतना तो अपने को समझ में आता है कि भाई ये जो है पंजाबी प्ले है। इसमें आप नरेंद्र नाथ मित्रा जो है बेसिकली एक बंगाली हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बंगाली एक पंजाबी प्ले तो नहीं लिखे। अगर मैं कॉमन सेंस से चलने की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो पता तो होना चाहिए, मगर नहीं पता है तो बता रहा हूँ। सी ऑप्शन देखिए ललितांबिका अंथार रंजनम, ये अब जो है ये बेसिकली एक साउथ इंडियन नाम लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हबीब तनवीर और बप्सी सिद्धवा में से कोई एक होना चाहिए, तो कोई आप एक चूज कर सकते हो। सही और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है, मगर इसका जो सही जवाब है वो है हबीब तनवीर। ये जो प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ही हु हैज नॉट सीन लाहौर, वो अभी तक ही हैज नॉट बॉर्न येट, ये हबीब तनवीर का लिखा हुआ नाटक है और काफी फेमस प्ले है। 50 बार इसका मंचन अलग अलग जगहों पर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चले अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जान एंड ज़मीन वेर एसोसिएटेड विद व्हाट? ये जो दो शब्द आ रहे हैं जान और ज़मीन, इनको किसके साथ में जोड़ के देखा जाता था? सबसे पहले तो जान और ज़मीन का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए और उसके बाद में फिर हम इसका जवाब दे सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर्स देखे थे इस चैप्टर के उनको तो खैर पता ही होगा, डिटेल में डिस्कस किया था, मगर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए बता रहा हूँ। जान का मतलब होता है वुमेन, ठीक है जी, याद रखिएगा। जान का मतलब जो है यहाँ पे वुमेन है और ज़मीन का मतलब जो है वो लैंड होता है, ठीक। तो जान का मतलब वुमेन एंड ज़मीन का मतलब लैंड। अब इनको किसके साथ में एसोसिएट कर कर देखा जा रहा है? एक है आपका ऑनर, दूसरा है शेम, तीसरा है माइजरी और चौथा है रिचनेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है जान और ज़मीन को ऑनर के साथ में एसोसिएट कर कर देखा जाता था। कम से कम नॉर्थ के जो इलाके थे वहाँ पर ये माना जाता था कि भाई आपकी जो मैस्कुलिनिटी है, आपकी जो प्राइड है, आपका जो ऑनर है वो इस बात से है कि आप अपनी जान यानी कि अपनी वुमेन्स और अपनी ज़मीन यानी कि अपनी लैंड की का प्रोटेक्शन आउटसाइड से या एनिमीज से कर सकते हैं या इंट्रूडर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं देन यस यू आर वर्थ हैविंग योर मैस्कुलिनिटी, यू आर वर्थ हैविंग योर प्राइड एंड ऑनर। बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं देन यू जस्ट डोंट हैव, यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ ऑनर, यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट। इन इस तरीके का एक थॉट प्रोसेस था। खासतौर पर नॉर्थ का जो आपका पीजेंट सोसाइटीज़ हैं, जो एक फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट और एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, वहाँ पर ये जो कंसेप्ट है जान और ज़मीन का बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर सवार था। और जब आपका ये पार्टीशन हुआ है, वो पार्टीशन में जिस तरीके की चीज़ें हुई, महिलाओं के साथ बेअदबी, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे, तब ये जान और ज़मीन का जो कंसेप्ट है और उसके साथ में जो ऑनर का कंसेप्ट है वो इंटरप्ले करता है, रोल में आता है। और उसके फिर हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली उसके बारे में जिसमें लेक्चर में बात की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब हो जाएगा कि जान और ज़मीन यानी कि वुमेन एंड लैंड, इसको जनरली 1947 में कम से कम जो है किससे एसोसिएट कर कर देखा जाता था? इसको ऑनर के साथ में, इसको प्राइड के साथ में, इसको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में एसोसिएट कर कर, मैस्कुलिनिटी के साथ में, पौरुष के साथ में जो है एसोसिएट कर कर देखा जाता
जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 43 सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हु वॉज पेंडेरल मून। अब ए अगला क्वेश्चन है कि पेंडेरल मून जो है वो कौन था। पहला ऑप्शन है अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हु सर्व्ड इन भावलपुर ड्यूरिंग पार्टीशन, दूसरा अ फेमस इंग्लिश राइटर, तीसरा अ नोबेल लॉरिएट और चौथा फेमस ब्रिटिश पॉलिटिशियन। इसका सही जवाब है कि पेंडेरल मून जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जो भावलपुर, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है, पार्टीशन के वक्त में वहां पर ये पोस्टेड था। अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पोस्टेड था या क्या था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने जो आपका फर्स्ट हैंड अकाउंट जो लिखा है पार्टीशन के बारे में वो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि पेंडेरल मून एक अंग्रेज था, पार्टीशन होके वो हिंदुस्तान के इलाके में जा रहा है या पाकिस्तान के इलाके में जा रहा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव या अटैचमेंट दोनों में से किसी देश के साथ में नहीं था। मगर क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर था, वो एक न्यूट्रल बंदा था वहां पर, और उसके आंखों के सामने सारी चीजें घट रही हैं और वो सारी चीजों को देख रहा है, तो वो समझ पा रहा है, और वो एक आपको इस तरह से कह सकते हैं कि अनबायस्ड कह लीजिए, या फिर एक आपका रैशनल या फिर एक फेयर किस्म का आपका जो है डिस्क्रिप्टिव अकाउंट लिख रहा है, जिसमें वो किसी एक कम्युनिटी से होने के नाते उसके फेवर में और दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं लिख रहा, वो एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से आपको बात कह रहा है। इसलिए पेंडेरल मून जो है उसका जो ये पूरा का पूरा अकाउंट वगैरह है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर था भावलपुर में, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है पार्टीशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 44 सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कैबिनेट मिशन प्लान डिवाइडेड द प्रोविंसेस इनटू हाउ मेनी सेक्शंस। कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसने आपकी जो प्रांत या ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया था। ऑप्शन है 3 सेक्शंस, 5 सेक्शंस, 2 सेक्शंस, 11 सेक्शंस। तो इसका जो जवाब है, कैबिनेट मिशन प्लान ने प्रोविंसेस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। एक था आपका सेक्शन ए, दूसरा था आपका सेक्शन बी और तीसरा था आपका सेक्शन सी। सेक्शन ए में जितनी भी आपकी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वो सारी की सारी डाली गई थी। सेक्शन बी में आपका जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, जो हाल फिलहाल के लिए कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान में चला गया है, वो उसमें आपको जो जितनी आपकी उस इलाके में नॉर्थ वेस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस आती थी उनको डाला गया था। और तीसरा आपका सेक्शन सी था जिसमें आपका ईस्टर्न इंडिया जो है या फिर आपका जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी उनको डाला गया था। अब सारा झगड़ा जो था कैबिनेट मिशन प्लान के फेल होने का वो भी यहीं से उठा था कि आपका कांग्रेस वाले ये बोल रहे थे कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रोविंसेस सेक्शन ए से सेक्शन बी या सेक्शन सी में जाना चाहे तो वो जा सकती है, या फिर सेक्शन बी और सी से कोई प्रोविंस अगर सेक्शन ए में आना चाहे तो वो आ सकती है। इसके पीछे कांग्रेस वालों का लॉजिक ये था कि सेक्शन बी में एक प्रोविंस थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको ये लग रहा था कि वो प्रोविंस आपका इनको ज्वाइन कर लेगी। प्लस इनका जो सेक्शन सी में एक प्रोविंस थी जिसका नाम था असम, और असम से मेरा मतलब आज का असम नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं। ये जो प्रोविंस है ये भी क्योंकि वहां पे कांग्रेस की मेजॉरिटी आ गई थी तो वो लोग भी जो है हमको ज्वाइन कर लेंगे, ये सोच के ये लोग बोल रहे थे कि आपकी ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, कि प्रोविंसेस के पास में ऑप्शन होना चाहिए कि वो कौन सी सेक्शन में जाना चाहते हैं। जिन्ना और मुस्लिम लीग वाले ये बोल रहे थे कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में जिन प्रोविंसेस को डाला गया वो इसको छोड़ के नहीं जा सकती। साथ ही साथ हमको ये ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हम लोग आगे चाहें तो हम ये जो बी और सी की आपकी प्रोविंसेस हैं वो भारत को छोड़ने का या सेकीड करने का फैसला फ्यूचर में ले सकती हैं। इस तरीके का आपको एक ऑप्शन या फिर आपको एक आज़ादी मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर फिर कंफ्यूजन हो गया था और बाद में अल्टीमेटली इसी बात के चक्कर में आपका कैबिनेट मिशन प्लान जो है फेल हो गया। तो कितनी प्रोविंसेस को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया था? 3 सेक्शंस में। और सेक्शंस का क्या लॉजिक या क्या सेंस बनता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सही ऑप्शन 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच पार्टी वन मेजॉरिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस इन 1946 इलेक्शन। अभी आपको बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस पार्टी जो है उसको, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको मेजॉरिटी मिली थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका कंप्लीटली मुस्लिम मेजॉरिटी था। तो फिर आपका मुस्लिम लीग का ये कहना कि सिर्फ वही जो है वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर सकती हैं और इनको अलग देश चाहिए, ये लॉजिक यहीं पर टूट जाता है, क्योंकि एक पूरी की पूरी एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस में आपका कांग्रेस जीत कर आ रही है और वो सरकार बना रही है, और मुस्लिम लीग अपने पूरे के पूरे कम्युनल प्रोपेगेंडा के बाद में भी वहां पर सरकार नहीं बना पा रही। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात था, और यहां से आपका ये एक शाइनिंग एग्जांपल था इस बात का कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स हैं उसमें दम नहीं है, उसमें आपकी दरारें हैं, नहीं तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर और असम के इलाकों में नहीं जीतती। क्वेश्चन नंबर 46 सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या फिर NWFP में 1946 के इलेक्शन में, या फॉर दैट मैटर आपका इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था 37 वाला, उसमें भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपकी मेजॉरिटी हासिल की थी, सरकार बनाई थी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of last British Viceroy of India? ये तो आसान सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय जो थे भारत के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद में सी राजगोपालाचारी बने थे, तो ये याद रखना पड़ेगा। लॉर्ड माउंटबेटन कब आए थे इस देश में? फरवरी
लॉर्ड माउंटबेटन कब आए थे? लॉर्ड माउंटबेटन आए थे फरवरी 1947 में, मार्च के महीने में और आपका जून के महीने में उन्होंने सबको तैयार करा लिया पार्टीशन के लिए। अल्टीमेटली अगस्त में आपका पार्टीशन करवा दिया। उसके बाद में आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनकर नेहरू जो थे, उनको नेहरू को शपथ दिलवाई थी इन्होंने प्रधानमंत्री की। उसके बाद में कुछ वक्त तक रहे यहाँ पे, फिर चले गए। इनके बाद जो दूसरे आपके गवर्नर जनरल बने थे वो सी राजगोपालाचारी थे, और उसके बाद में तो फिर आपके संविधान लागू हो गया, तो फिर भारत का पहला राष्ट्रपति बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से काम चला था। लॉर्ड माउंटबेटन बेसिकली एक नेवल ऑफिसर हुआ करते थे। 14 साल की उम्र में इन्होंने रॉयल इंडियन नेवी ज्वाइन करी थी। और इनकी जिंदगी में मिलिट्री करियर या नेवल करियर की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो आया था वो था पैसिफिक में जो आपकी जितने भी मित्र राष्ट्र थे, जो आपकी अलाइड फोर्सेस थी जो लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर 2, उनकी जो आपकी नेवल फ्लीट्स थी या फिर जो नेवल फोर्सेस थी पैसिफिक ओशियन में, उसके कमांडर इन चीफ जो थे वो आपके लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। एंड इससे ज्यादा रेलेवेंट बात यह कि जापान ने इनके कमांड में जो शिप थी उसके ऊपर आके 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था। ये तारीख इनको बहुत प्रिय थी क्योंकि इन्होंने जापान का सरेंडर लिया था, तो इसीलिए इन्होंने इस पर्टिकुलर तारीख को भारत को आजादी दी थी 15 अगस्त 1947 में। इतना जो है लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो है उनका संक्षिप्त इतिहास है। नेवल ऑफिसर थे, याद रखिएगा इस बात को। अब यहां से अगर लॉर्ड लुई माउंटबेटन पे कोई सवाल किसी तरह का बन जाता है तो इससे ज्यादा पार नहीं जाएगा, इसमें आप जवाब जो है दे सकते हैं। तो 47 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके अलावा जो सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई इसको भी आप ध्यान रखिए। एक बात और की है, राज परिवार से रिलेटेड है, राज परिवार के रिलेटिव थे, ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और राज परिवार से जो मैं बात कर, मेरा मतलब है वो है इंग्लैंड का जो राजा है जेम्स वन और आपका जो आपका एलिजाबेथ एंड ऑल दैट, उनके ये रिलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 48 विच पार्टी वॉज इन पावर इन यूनाइटेड किंगडम व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? इनमें से कौन सी पार्टी जो है वो पावर में थी यूनाइटेड किंगडम में जब भारत जो है उसको आज़ादी मिली थी? ऑप्शन नंबर ए लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी, और ऑप्शन नंबर डी नो पार्टी सिंस द नेशनल गवर्नमेंट वाज इन पावर देयर। तो इसका जो सही जवाब है वो है लेबर पार्टी जो है वो आपका पावर में आ गई थी, या फिर कंजर्वेटिव हार गए थे 1945 में इलेक्शंस वगैरह जब हुए थे, और विंस्टन चर्चिल की लीडरशिप में कंजर्वेटिव हार गए। लोगों ने उम्मीद नहीं करी कि कैसे हो गया, मगर लेबर पार्टी फिर जो है आपका सत्ता में आई थी, और लेबर पार्टी के फिर आपके जो एटली हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने अल्टीमेटली जो है आपके भारत की आज़ादी वगैरह के ऊपर साइन किए थे। तो कौन सी पार्टी थी? ये इसका जवाब है लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी हमेशा से भारत का जो आज़ादी का मूवमेंट था उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती भी थी। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम और यूके एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? तो इसका जवाब मैंने अभी आपको इसके पहले वाले सवाल में दे दिया है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस वक्त यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, या फिर लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जैसे भी आप बोलना चाहें। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने भारत का जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको पास वगैरह करवाया था। तो जब आप इनके या फिर इनकी इस तरह से बोल सकते हैं प्रधानमंत्रित्व में या फिर इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में के टाइम पीरियड में भारत को आज़ादी मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कई लोग विंस्टन चर्चिल लगा देते हैं, वो सही नहीं है, याद रखिएगा। अगला और लास्ट सवाल जो है आज का, द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिमार्केशन हुआ है, जो बंटवारा होने के बाद में बाउंड्री बनाई गई थी, वो डिमार्केशन किसके ऊपर बेस्ड है? मॉर्ले मिंटो अवार्ड, ड्यूरंड अवार्ड, रेडक्लिफ अवार्ड, नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो सही जवाब है वो है रेडक्लिफ अवार्ड। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि एक कमीशन बनी थी या फिर एक बाउंड्री कमेटी बनी थी जिसने डिसाइड करना था भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री कैसे डिवाइड होगी। तो उसके जो अध्यक्ष थे उनका जो नाम था वो रेडक्लिफ था। ये कभी भारत आए नहीं थे, मगर इनको 2 महीने पहले भारत लाके बोला गया था कि तुम्हें पूरा का पूरा काम करना है, तो उस पर फिर और ये पूरा का पूरा जब बाउंड्री वगैरह बन गई थी तो इसको जब तक आपका देश आज़ाद नहीं हो गया तब तक लॉर्ड माउंटबेटन ने बाहर नहीं आने दिया कि ये बाउंड्री अवार्ड किस तरह से किया गया। तो रेडक्लिफ कमेटी बनाई गई थी, इन लोगों ने आपकी रेडक्लिफ लाइंस वगैरह ड्रॉ करी और उसके बेसिस पे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री डिसाइड हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 50 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेडक्लिफ अवार्ड। रेडक्लिफ अवार्ड जो है वो जो रेडक्लिफ अवार्ड के नाम पर जो आपने डिमार्केशन किया है उसके बेसिस पे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज वगैरह को बनाया गया था। चलें, तो इस तरीके से अपना ये लास्ट सवाल खत्म होता है और इसी के साथ अपना जो सत्र है इसके जो सारे क्वेश्चन वगैरह थे अपन उसके भी जो है अंत पर पहुंचते हैं।
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अब अपना जो आज का सेशन रहा है इसमें अपना जो हिस्ट्री क्लास 12th उसकी जो तीसरी किताब है, उस तीसरी किताब का जो भी आपका सेकंड लास्ट चैप्टर, या यूँ बोलूँ कि आपकी जो थीम नंबर 14 है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, उसके ऊपर अपन लोगों ने 50 क्वेश्चंस की बैटरी लगाई है। अब इससे वो बच्चे जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर्स देखे थे उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि वो कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सारे लेक्चर्स नहीं देखे या किसी वजह से अगर एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो भी उनको समझ में आएगा कि कितना अपने को पढ़ना है इसमें और क्या क्या चीज़ें अपने को इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इसके बाद जाके उन लेक्चर्स को देखेंगे और ज़्यादा अच्छे से आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, अगर आपके इस पर्टिकुलर सेशन में 40 या 40 से ज़्यादा सवाल सही हो रहे हैं तो बेटर है आपने इस चैप्टर को सही तरह से किया, आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। अगर किसी वजह से आपके क्वेश्चन 40 से 35 के बीच में तो भी ठीक है, बकअप करिए, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। मगर अगर आपके सवाल 30 से नीचे जा रहे हैं, अगर आप 30 से नीचे हैं तो उस कंडीशन में आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लेक्चर्स को अच्छे से देखने की ज़रूरत है। अभी आप इसके कंसेप्ट को लेकर क्लियर नहीं है और आपकी तैयारी ठीक नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ। इस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा अच्छे से मेहनत करिए, बार बार इसके लेक्चर्स को देखिए, NCERT से रिवाइज़ कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार करके ख़त्म करिए। तो इसी पर अपन लोग आज का अपना सत्र रोकते हैं, यहीं पर अपनी बातचीत को ख़त्म करते हैं। तो जाने से पहले बस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा जो क्लासेस हैं उनके सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप किसी भी मीडियम से उसका भी कंटेंट है। स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट है, NTSC, ओलंपियाड, UP बोर्ड और भी अलग अलग जो है आपको कोर्सेज वगैरह देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे और अगर आपने किसी भी क्लास पे क्लिक किया, लेट से आपने क्लास 12 पे क्लिक किया, तो सारा का सारा जो कंटेंट है अलग अलग सब्जेक्ट्स का निकल कर आएगा। जैसे साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, इसी में नीचे फिर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स या जो भी दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब जिस भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करते हो, लेट से आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो उसका सारा का सारा जो कंटेंट है वो निकल कर आ जाएगा। ऐसे कई सारे बच्चे कहते हैं कि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में यूट्यूब पे दिक्कत होती है चैनल में, उस दिक्कत का यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है, वो यहाँ पे आपको नहीं आएगी। जैसे ही आपने कोई सब्जेक्ट क्लिक किया तो सिलेबस ओवरव्यू से लेके उसके सारे जो चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस में आपको अरेंज फैशन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, एकदम एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड जब तक पढ़ना चाहें, जितना पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। अच्छे तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि है कि ज्ञान सबसे ताकतवर हथियार माना गया है, तो जितना हो सके आप उतना ज्ञान का संचय करिए, ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे पदों पर पहुँच सकते हैं, बढ़िया लाइफ में सेटल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इससे आप देश की तरक्की और उन्नति में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसी नोट पर आज के सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।